हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुराधा को अपनी 5 बेटियों, बड़ी बेटी पूजा, छोटी रेनू, तीसरी निशा, चौथी कविता, 5वीं राखी की शादी की चिंता आए दिन सताए जा रही थी। उसके आस पड़ोस के लोग भी उसे ताने मारने लगे थे कि उसने एक नहीं 5 जवान कंवारी बेटियां घर बैठा रखी है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय अनुराधा अपनी 5 लड़कियों की शादी को लेकर परेशान घर के हॉल में बैठी थी कि तभी उसकी बड़ी बेटी पूजा वहाँ आकर कहती है, माँ, क्या हुआ? आप सुबह सुबह क्यों परेशान होकर बैठी हो? बेटी, अगर घर में कोई एक जवान लड़की शादी की उम्र लिए बैठी हो तो उसके माँ बाप को नींद नहीं आती, और मेरे यहाँ तो 5 जवान लड़कियाँ हैं, तो परेशान ना रहूँ तो क्या करूँ? लेकिन माँ, आप ही बताइए, इसमें आपकी या हमारी क्या गलती है जो हमारे लिए लड़के नहीं मिल रहे? बेटी, गलती किसी की नहीं है, ये सब किस्मत का खेल है। आप जानती हैं, ये सब भगवान और किस्मत के हाथ में है। आप लोगों की बात सुनकर क्यों परेशान हो रही है? बेटी, लोग तो गलत को भी गलत नहीं बोल रहे ना। दिन पर दिन तुम 5 की उम्र होती जा रही है। अगर कुछ समय और अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी नहीं करी तो आगे बहुत परेशानी हो जाएगी। अब तुम सबको जिंदगी भर यहाँ थोड़ी बिठा सकती हूँ। माँ, आप परेशान मत होइए। आपके परेशान होने से क्या सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? नहीं ना, खाना पीना छोड़ने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। अनुराधा और उसकी बड़ी बेटी पूजा आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उसकी चारों बेटियां भी वहाँ आती है और उनकी बातें सुनने के बाद वो भी अपनी माँ से कहती है, माँ, आप हमारी शादी को लेकर ऐसे परेशान रहती हो मानो हम आपके लिए एक बोझ के सिवा और कुछ नहीं है। बेटी, माँ के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते, लेकिन हर चीज को करने का समय होता है। वैसे ही शादी विवाह करने का भी एक समय होता है। अगर वो समय निकल जाए तो घर समाज वाले जीने नहीं देते। रेनू दीदी, माँ सही कह रही है। हमारी शादी नहीं हो रही है, इसके लिए कोई हमें कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सभी माँ को जरूर बातें सुनाएंगे। बिल्कुल सही कहा निशा रेनू ने। भले ही वो उम्र में तुमसे छोटी है, लेकिन उसने बात बड़ों वाले की है। पूजा दी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो हमारी मदद नहीं कर सकते तो उन्हें ताने मारने का भी कोई हक नहीं है। बात तो सही है तुम्हारी रेनू, लेकिन जब कहीं ना कहीं कमी अपने आप में हो तो बाहर किसी के मुंह लगकर बहस करने से परेशानी दूर हो जाएगी क्या? नहीं ना? बस करिए आप लोग, रोज रोज ये शादी का टॉपिक सुन सुनकर मैं थक गई हूँ। बस करिए, जब होनी होगी तो हो जाएगी। कविता दीदी सही कह रही हैं। माँ, आपको हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जिसके साथ किस्मत लिखी होगी हो जाएगी। तुम सब सही कह रही हो बेटियों, मेरी वजह से तुम लोग भी सुबह सुबह परेशान हो गई। नहीं माँ, आपको ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? बस अब आप वादा कीजिए कि आप हमारी शादी को लेकर चिंता नहीं करेंगी। अनुराधा और उसकी बेटियों की सारी बातें दरवाजे पर खड़े उनके चाचा जी सुन लेते हैं, जिसे सुनने के बाद वो घर आकर अनुराधा से कहते हैं, भाभी जी, अब आपको अपनी बेटियों की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ जिसे सुन के ही आप बहुत खुश हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है देवर जी तो जल्दी बताइए। वैसे भी आजकल मुझे लोगों के तानों के अलावा और कुछ सुनने को नहीं मिलता कि मैंने अपनी 5 लड़कियों को बिना शादी के घर में बिठा रखा है। जी भाभी जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं भी आपकी परेशानी कुछ हद तक कम करने और लोगों के मुंह में ताला लगाने वाली खबर लाया हूँ। देवर जी, तो बताइए ना जल्दी से, क्या बात है? भाभी जी, मैंने अपनी पूजा बिटिया के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। मैंने उन लोगों को पूजा की फोटो भी दिखाई है। उन लोगों को भी पूजा बहुत पसंद है। लड़का बहुत अच्छा है, उनकी तरफ से हाँ है। आप तो बस अपने पड़ोसियों का मुंह मीठा करवाइए। आप सच बोल रहे हैं ना देवर जी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ भाभी जी, आप बस ये बताइए कि मैं लड़के वालों को लेकर कब आऊँ डेट फिक्स करवाने? जब आपका दिल करे देवर जी, तब ले आइए लड़के वालों को। अनुराधा की बात सुन के रमेश वहाँ से चला जाता है और अगले दिन लड़के वालों को लेकर उनके घर आता है और सबकी रजामंदी से शादी की तारीख तय हो जाती है, जिसके बाद सभी लोग शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। एक एक करके शादी की तैयारियां बहुत अच्छे से होती है और सब रस्में बड़े प्यार से निपटी है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और वो दिन आता है जब उसकी बेटी की हल्दी की रस्म थी, जिसके लिए सभी पड़ोसने अनुराधा के घर आती है। तभी रस्म शुरू होने से पहले
अनुराधा की एक पड़ोसन चांदनी अनुराधा का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहती है, अब क्या हुआ अनुराधा? आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज तो मुझे खुश होना चाहिए, तेरी बेटी की हल्दी है आज। मैं बहुत खुश हूँ चांदनी कि आज मेरी बेटी की हल्दी है। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है, लेकिन मेरा सपना था कि मेरी 5 बेटियों की हल्दी एक साथ हो। अनुराधा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और तूने सुना ही होगा कि होने वाली दुल्हन की लगाई हुई हल्दी अगर कुंवारी लड़कियों को लगाई जाए तो उनके शादी के योग जल्दी बन जाते हैं। तो तू भी इस बात पर यकीन करके देख ले, अपनी 5 बेटियों की हल्दी एक साथ करवा दे, फिर आगे भगवान की मर्जी। चांदनी की बात सुनकर और पड़ोसने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती है। सबकी बातें सुनकर अनुराधा भी अपनी 5 बेटियों की हल्दी एक साथ करवाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू होने लगती है, तभी अनुराधा अपनी बड़ी बेटी के साथ साथ अपनी बाकी 4 बेटियों को भी हल्दी के लिए तैयार होने को कहती है, जिस पर उसकी चारों बेटियां पूछती है, हम क्यों तैयार होंगे हल्दी के लिए? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुमसे जितना बोला है उतना करो, जाकर जल्दी से तैयार होकर आओ। माँ, लेकिन बताइए तो, आप ऐसा बोल क्यों रही हैं? हाँ माँ बताइए, तभी हम लोग तैयार होकर आएंगे। मैं अभी तुम लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सकती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। मुझे पता है माँ, आपको फिर किसी ने कुछ कहा होगा, तभी आप हम सबको हल्दी करवाने के लिए कह रही हो ना? हाँ माँ, कविता दीदी सही कह रही हैं, बोलिए तो एक बार। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तुम लोगों को मेरी कसम है, चारों जाकर जल्दी से तैयार होकर हल्दी की रस्म के लिए आओ। अपनी माँ की कसम के आगे चारों मजबूर होकर हल्दी के लिए तैयार होने चली जाती है। कुछ समय बाद जैसे ही वो तैयार होकर आती है, तो अनुराधा उनसे उनकी बड़ी बहन के बगल में बैठने को कहती है। तभी फिर से चारों अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी तक आपने बताया नहीं, लेकिन अब तो बता दो, दीदी के साथ हमारी हल्दी क्यों करवा रही हो आप? हाँ माँ, अब तो हम तैयार होकर भी आ गया। अब तो बता दो, जब हल्दी दीदी की है तो हमारे साथ रस्म क्यों हो रही है? हाँ माँ, बोलिए ना। हाँ माँ बताइए, आप मेरे साथ इन चारों की हल्दी क्यों करवा रही हैं? मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब पूछ रही हूँ। 5 बेटियों के बार बार पूछने पर भी जब अनुराधा कुछ नहीं बोलती, तभी उसकी पड़ोसन चांदनी कहती है, तुम 5 ने अपनी माँ के ऊपर सवालों की बरसात कर रखी है। वो तुम्हारी माँ है, कभी जानबूझकर तुम्हारे साथ कोई चीज गलत नहीं करेगी। हम सभी लोगों ने ही कहा था इसे कि ये पूजा की हल्दी तुम चारों को भी लगवाए, ताकि तुम चारों के भी शादी के योग बन जाए और तुम्हारे भी हाथ पीले हो जाए। लेकिन तुम हो कि अपनी माँ से सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। पड़ोसन आंटी की बात सुनकर 5 को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो 5 अपनी माँ से माफी मांगती है और हल्दी लगवाने को भी तैयार हो जाती है। जिसके बाद अनुराधा अपनी 5 बेटियों की हल्दी बड़े धूमधाम से और खुशी से करती है और इस तरह उसकी 5 बेटियों की हल्दी का सपना पूरा होता है। और पूजा की शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बाकी 4 बेटियों के लिए भी अच्छे घर से रिश्ता आता है। शकुंतला की 2 जुड़वा बेटियां विन्नी और मिनी थे। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें अपनी शॉपिंग कर रही होती हैं कि तभी विनी स्टाफ बॉय से बोलती है, अरे भैया, कल मैं आपकी दुकान से टॉप लेकर गई थी, लेकिन इसमें छेद निकला। ये देखिए, अब मुझे दूसरा टॉप दीजिए। कहाँ है मैडम? मुझे तो कोई होल नहीं मिल रहा। अरे भैया देखिए ना, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? नहीं मैडम, इसमें तो मुझे कोई होल नजर नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, अब जरूर दिखेगा। ये बोलकर विनी उस टॉप को और फाड़ देती है, जिस वजह से उस टॉप से अब स्टाफ बॉय की शक्ल साफ दिखती है। तभी विनी बोलती है, क्यों भैया जी, अब आपको दिखा या और फाड़ कर बताऊं? नो मैडम, आई विल चेंज। जल्दी करो। विनी वहाँ से अपना न्यू टॉप लेकर आगे बढ़ती है कि उसकी जुड़वा बहन मिनी उसके पास जाकर बोलती है, अरे यार, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ, तू आई नहीं तो फिर मैं ही आ गई। अरे यार कुछ नहीं, वो कल टॉप लाई थी ना जो खराब था, उसी को चेंज करवा रही थी। चेंज करने से मना कर रहा था, मैंने उसकी आंखों के सामने ही टॉप फाड़ दिया। फिर शक्ल देखने लगा मेरी, फिर समझ आ गया उसे। अच्छा, तो फिर किया उसने या नहीं? अरे अगर नहीं कर रहा था तो उस कपड़े को ही फाड़ कर उसके मुँह पे मार देती, पता चल जाता।
पता है, मुझे ही नहीं बल्कि घर वालों को भी पता है कि तुझे कितनी तेज गुस्सा आता है। यार तेरा वेट करते करते ना मुझे भूख लगने लग गई है, चल कुछ खाते हैं। ओके चल। दोनों बहनें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चली जाती हैं। वहां जाकर वो खाने के लिए कुछ ऑर्डर करती है। थोड़ी देर में उनका खाना आ जाता है और वो दोनों खाना खाना शुरू करती है। वो खाना खा ही रही होती है कि तभी रेस्टोरेंट में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का चेतन आता है और आकर उनके साइड वाले टेबल पर बैठ जाता है, जिसे देखकर विनी को कुछ कुछ होने लगता है और वो मिनी से बोलती है, यार देखना कितना हैंडसम लड़का है। हाँ है तो क्या हुआ तुझे? यार मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी बात करवा देना। मैं कैसे करवाऊँ? तुझे अच्छा लग रहा है, तू जाके बात कर प्लीज। यार तू मेरी बहन नहीं है। चल रुक, कुछ करती हूँ। इसके बाद मिनी उस लड़के के पास जाती है और उससे बोलती है, एक्सक्यूज मी। हाँ जी कहिए। अब वो क्या है ना, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मेरा फोन कहीं मिल नहीं रहा है, शायद खो गया है। क्या आप एक बार अपना मोबाइल मुझे देंगे ताकि मैं कॉल करके पता कर सकूं कि मेरा फोन कहाँ पर है? जी जरूर। मिन्नी उसे फोन लेकर साइड में चली जाती है और विन्नी को फोन करती है और उससे बोलती है, ये ले उस लड़के का नंबर। मैंने तेरा आधा काम तो कर दिया, बाकी का तो खुद संभाल लियो। थैंक यू सो मच। फिर मिनी उस लड़के के पास जाकर उसका फोन वापस करती है और उसे बोलती है, थैंक यू सो मच। मेरा फोन एक पुलिस वाले को मिल गया था, मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना फोन ले लेती हूँ। इट्स ओके। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बाय। ओके मिस। मिनी उसके पास से चली जाती है। विनी के पास जाकर वो उससे बोलती है, अब चल जल्दी यहाँ से। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने उस लड़के को कहा है कि मेरा फोन पुलिस स्टेशन में है, अगर जल्दी नहीं गए तो उसे शक हो जाएगा। ठीक है चल। वो दोनों रेस्टोरेंट के बाहर चली जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने घर आती हैं। घर आकर विनी मिनी से बोलती है, यार अब मैं उससे बात कर लूं या फिर नहीं? हाँ हाँ कर ले, पर उससे कहेगी क्या? मैं उससे यही कहूँगी कि उसकी वजह से मेरा फोन मुझे वापस मिल गया। ठीक है। विनी चेतन को कॉल करती है और उससे बोलती है, हेलो हु इज दिस? मैं वो लड़की जिसका फोन खो गया था। ओह आप हैं, आपका फोन मिल गया? जी वो भी बस आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। बस भी कीजिए, अब कितना थैंक यू बोलेंगी आप? अच्छा ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। विनी उसके साथ कुछ देर तक फोन पर बातें करने लगती है और उसके 2 दिन बाद चेतन मार्केट में फिर से विनी को देखता है और जब विनी उसे देखती है तो मन में एक प्लान बनाती है, जिसके बाद वो अपनी बहन मिनी के साथ मिलकर इस प्लान को अंजाम देती है। जिसके कुछ दिन बाद दोनों बहनें ड्रेसेस चेंज कर करके उसे कंफ्यूज करने में लग जाती हैं। पहले तो विनी उसे मिलकर हेलो करती और जैसे ही वो आंखें बंद करता विनी उसकी आंखों के सामने से दूर हो जाती और थोड़े आगे जाकर वो मिनी से मिलता जो विनी बनी हुई थी और वो उसे आंख मारती, लेकिन वो शर्मा के आगे चला जाता। ऐसे ही करीब उसके साथ 4-5 बार होता है और विनी मिनी मिलकर उसे कंफ्यूज कर देती है। आगे जाकर वो खुद से बोलता है, ये क्या हो गया है मुझे? बार बार वो फोन मांगने वाली लड़की मुझे क्यों दिखाई दे रही है? मन की अच्छी है, क्यूट है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? वो ये सब सोच ही रहा होता है कि एक कार सामने से आती है और विनी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बचा लेती है। जिसके बाद वो चेतन के गले लगती है और बोलती है, आप ठीक तो है ना? अरे ऐसे रोड के बीचों बीच खड़े होके भला कौन ख्यालों में खोता है? कार का हॉर्न तक नहीं सुनाई दिया आपको? आपके बारे में ही सोच रहा था। क्या मतलब? I mean, अच्छा हुआ जो आपने मुझे बचा लिया, थैंक्स। वैसे क्या मैं आपका नाम जानने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? ओए होए मजे आ गए, लगता है मेरा जादू चल गया इस पे। हाय मारी जावा। लगता है आप अपना नाम नहीं बताना चाहती मुझे। इट्स ओके। अरे नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। मेरा नाम विनी है, वो मैं कुछ सोचने लगी थी। और आपका नाम? जी मेरा नाम चेतन है एंड आई लव योर नेम। एंड आई लव यू टू। चेतन क्या आप मेरे साथ कॉफी पर चलेंगे? इसी बहाने हम थोड़ी बातें भी कर लेंगे। या श्योर, चलिए। जाते वक्त विन्नी मुड़कर अपनी बहन मिनी को आंख मारती है और चुपके से बाय करके चेतन के साथ चली जाती है। दोनों कैफे में जाते हैं, जहां चेतन और विनी एक दूसरे से बातें करते करते काफी ज्यादा घुल मिल जाते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और एक दिन चेतन विनी को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाती है
तभी वो अपनी बहन मिनी को कॉल करके बताती है। मिनी मिनी मिनी, आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली जिस दिन का मुझे इतने टाइम से इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो गया यार। अरे हुआ क्या है, कुछ बताएगी भी? मिनी, तेरा प्लान टू से जो हमने मिलके साजिश की थी ना यार, वो रंग लाई। चेतन को मुझसे प्यार हो गया और आज फाइनली उसने मुझे प्रपोज कर दिया। बेटा, प्लान तो मेरा ही था, सक्सेसफुल तो होना ही था। चल अब मैं भी उससे मिल लेती हूँ। नहीं रुक, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पहले मैं अपना आइडिया फॉलो करूंगी, फिर मिलूंगी चेतन से। क्यों, फिर कब मिलेगी? तुम दोनों शादी करो, उसी रात एक छोटा सा बॉम्ब ब्लास्ट करूंगी। तूने उसे अभी तक बताया तो नहीं है ना कि तेरी कोई जुड़वा बहन भी है? नहीं? फिर ठीक है। वक्त बीतता जाता है। वो दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। घर में शादी की तैयारियां चलने लगती है। दोनों बड़े ही धूमधाम से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी संपन्न होने के बाद चेतन अपने कमरे में जाने लगता है। वो अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर बहुत एक्साइटेड था। कमरे के अंदर जाने से पहले वो खुद से बोलता है, यार आज तो मजा ही आ जाएगा। एक तो इतनी सुंदर बीवी मिली है तुझे, और ऊपर से तुझे इतना प्यार भी करती है। चल अब अंदर चलता हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी। चेतन कमरे का दरवाजा जैसे ही खोलकर अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसके बेड पर एक नहीं बल्कि 2 दुल्हन बैठी हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होता है और अपने आप से बोलता है, यार मैंने तो एक ही लड़की से शादी की थी, फिर यहाँ 2 दुल्हन कैसे बैठी हुई है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चेतन 2 दुल्हनों को एक साथ देखकर परेशान हो जाता है, पर फिर भी उसे अपनी पत्नी को पहचानना ही था, तो वो उन दोनों से बोलता है, आप दोनों कौन हैं? हम आपकी धर्मपत्नी है। हम? ये हम का मतलब क्या है? अपना घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखाओ। जी देखिए, हमारे यहाँ पति पत्नी का घूंघट उठाता है, हम खुद नहीं उठा सकते। हे भगवान, क्या करूँ मैं? वो दोनों चेतन की बात नहीं मानती, तो परेशान होकर खुद चेतन उनके घूंघट को उठाने लगता है। पहले वो विनी का घूंघट उठाता है और उसे देखकर बोलता है, अच्छा हुआ कि पहली बार में ही तुम मुझे मिल गई, पर ये दूसरी वाली कौन है? आप खुद ही देख लीजिए। चेतन फिर मिनी का घूंघट उठाता है और उसे देखकर वो बोलता है, तुम 2 कैसे हो सकती हो? इतना कहकर चेतन बेहोश हो जाता है और उसके बेहोश होने के बाद विनी मिनी से बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, इस तरह का प्लान मत बना। इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अरे कुछ नहीं हुआ इन्हें, चिंता मत कर, ये बस बेहोश हो गए हैं। मैं अभी इन्हें पानी पिलाती हूँ, ये बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। मिनी चेतन के मुंह पर थोड़ा पानी छिड़कती है और ऐसा करने से चेतन होश में आता है, जिसके बाद वो उसे पानी पिलाती है और उसे सारी सच्चाई से रूबरू कराती है। चेतन मिनी से पूछता है, तो तुमने मुझे अभी तक इस बारे में बताया क्यों नहीं था? क्योंकि हमें आपको वो बनाना था। वो क्या? उल्लू। अब तो तुम दोनों खुश हो ना? मेरी सारी एक्साइटमेंट खराब कर दी, पर अभी भी बाकी है ये हसीन रात। तो मिनी जी, आप और कष्ट नहीं देना चाहती तो हम तोता मैना को अकेला छोड़ दीजिए। जीजा जी। और इस तरह दोनों बहनों की प्यारी प्यारी साजिशों के बाद वो डोर को बंद करता है और विनी को अपनी ओर खींचता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। दिवाली का समय नजदीक था। प्रिया अपने पति अभिनव के साथ घर की दीवारों को रंगने में लगी थी और उसकी सास कुसुम जमीन पर पोछा लगा रही होती है। पूरा परिवार दिवाली के मौके पर घर की सफाई में लगा था। तभी कुसुम का फोन आता है, जिस पर उसकी बेटी कीर्ति का कॉल था। वो कॉल को उठाकर बोलती है, हेलो, कैसी हो कीर्ति बेटी? अच्छी हूँ माँ, आप बताओ कैसी हो? और भाई भाभी कैसे हैं? सब ठीक है बेटी, दिवाली आ रही है ना, तो उसी की सफाई में लगे हैं। अच्छा माँ, मैं सोच रही थी इस दिवाली वहाँ आ जाऊँ, एक दिवाली मायके में भी मना लूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचना क्या, तेरा ही घर है, आजा। कीर्ति इतना बोलकर कॉल को कट कर देती है, जिसके बाद कुसुम सबको बताते हुए बोलती है, बहू, कल कीर्ति आ रही है तो उसकी पसंद का खाना बना लियो। पर माँ जी,
घर में तो चारों तरफ रंग फैला हुआ है। एक काम करते हैं, कल दीदी आएगी ना तो पहले उन्हें साथ लगाकर घर का सारा काम खत्म कर लेंगे, फिर शाम को मैं उनकी पसंद का सारा खाना बना दूंगी। अरे बेटी आ रही है घर तो आते ही उससे सफाई करवाऊं? नहीं नहीं, वैसे भी ये उसका घर थोड़ी है, वो पराई हो चुकी है अब, और इस घर की बहू तू है तो सब तुझे ही देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले ही आपकी बेटी किसी काम की नहीं है, ऊपर से मेरे सर पर तांडव करने के लिए बिठा दो उसे। अरे कोई नहीं प्रियू, मैं हूँ ना, मैं करूँगा तुम्हारी मदद। अच्छा अच्छा, चलो काम खत्म करे, वरना कल तक सारा घर यूं ही बिखरा रहेगा। जी माँ जी। तीनों मिलकर घर का सारा काम खत्म करके चैन की सांस लेते हैं। सभी लोग बहुत थके हुए थे। तभी कुसुम प्रिया से बोलती है, बहू काम तो हो गया, अब चल अब खाना बना ले, बहुत भूख लगी है। माँ जी अभी बनाती हूँ, जरा कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा आराम कर लूँ। अच्छा पर जल्दी कर, बहुत भूख लगी है। माँ आज सभी थके हैं तो मैं बाहर से खाना मंगवा देता हूँ, सबको आराम मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अभिनव प्रिया की थकान को देखते हुए खाना बाहर से ऑर्डर करता है। ये देखकर प्रिया उससे बोलती है, आज तो आपने देख लिया ना कि इस घर में किसी को मेरे दर्द की नहीं पड़ी है, और माँ जी उन्हें तो बिल्कुल नहीं। और कल जब दीदी आ जाएगी फिर देखना, सारा काम मेरे माथे मंड देंगी, और मैंने अगर कुछ कहा तो कलेश हो जाएगा। पता नहीं ये दिवाली कैसी होगी, खुशियों वाली या फिर कलेश वाली। अरे बेबी कुछ दिनों की बात है और त्योहार का टाइम है, क्यों ऐसी बात करके घर का माहौल खराब करना। और अगर वो कुछ बोले तो तुम चुपचाप रहकर बात को खत्म कर देना। ठीक है बाबा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। बाकी तो आप अपनी बहन को अच्छे से जानते ही हैं। अभिनव खाना मंगवा लेता है, जिसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कीर्ति घर आती है और अपनी माँ को गले लगाते हुए बोलती है, माँ सच्ची अपने घर जैसी बात कहीं नहीं। पता है मैं कितना तड़पती रहती हूँ यहाँ आने के लिए। अरे तो बेटी ये तेरा ही तो घर है, जब मन करे तब आया कर, सोचा मत कर अपने ही घर आने के लिए। मुझे भी ऐसे ही बोल दिया करो ना सासू माँ, जा बहू अपने मायके घूमा, सोचा मत कर। लेकिन नहीं, मैं तो घर की बहू हूँ, बेटी के लिए अलग रूल और बहू के लिए अलग रूल। हाँ माँ, पर अब ये घर भाभी का है, वो इस घर की बहू है, और शादी के बाद लड़कियाँ मेहमान ही होती हैं, इसलिए मैं भी बस मेहमानों की तरह कुछ ही दिन के लिए आई हूँ। अरे दीदी कैसी बातें करती हैं कि आपका ही तो घर है और अपने घर में भला कोई मेहमान होता है। आप इस घर की बेटी हैं। प्रिया कीर्ति के लिए उसकी पसंद की मिठाई बनाकर लाती है, जिसको देखकर कीर्ति खुश होकर बोलती है, वाह भाभी, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए ये बनाई। सच में आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी हो। अरे दीदी ये तो मेरा फर्ज है कि आप जब अपने मायके आए तो मैं आपको किसी चीज की कोई कमी ना होने दूं। सच्ची इस बार की दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है। मैं अपने मायके में अपनी माँ, भाई और भाभी के साथ मनाऊंगी दिवाली। जी दीदी, मैं सच कहूँ तो बड़ी खुश हूँ मैं तो कि आप इस बार हमारे साथ दिवाली मना रही हैं। इस बार दीदी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव है। शाम होने पर अभिनव घर आता है और अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों भाई बहन बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद कीर्ति देखती है कि प्रिया अकेली रसोई में काम में लगी है, जिसके बाद वो उठकर रसोई में जाकर बोलती है, भाभी अब अकेली क्यों काम कर रही हैं? मुझे बुला लिया होता। हटो, मैं करती हूँ ये। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं सब कर लूंगी। मुझे पता है आप सब कर लोगी, लेकिन फिर भी मुझे आपकी मदद करने दो। कीर्ति अपनी भाभी की मदद करवाती है। ये देखकर प्रिया बहुत हैरान होती है कि कीर्ति पहली बार मायके में आकर उसकी मदद करवा रही है। फिर दोनों ननद भाभी मिलकर सारा खाना बना लेती हैं। लेकिन अपनी बेटी को काम करता देखकर कुसुम बोलती है, अरे बहू, मैंने मना किया था ना तुझे कि कीर्ति से कोई भी काम मत करवाइयो, फिर भी तूने उससे खाना बनवाया। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं कहा था दीदी से काम करने को, वो जबरदस्ती खुद ही करने लग गई। मुझे माफ कर दीजिए। माँ ये मेरा घर नहीं है क्या? और प्रिया मेरी भाभी है, तो अगर मैंने अपनी भाभी की मदद कर दी तो क्या हो गया? बेटी पर तू अपने मायके में आई है और शादी के बाद लड़की अपने ही घर में काम करे, अच्छा थोड़ी लगता है। माँ आप इसे मेरा घर भी कह रही हो और काम करने से भी मना कर रही हो। अगर ये घर मेरा है तो अपने घर में अकेले भाभी को कैसे काम करते देखूं? अगर पराया है तो बता दो, मैं अभी अपने घर चली जाती हूँ। तेरे से आज तक कोई बहस में जीत पाया है जो अब जीतेगा? कर ले जो करना है, वैसे भी अच्छा ही है, तेरी भाभी को भी आराम मिल जाएगा थोड़ा। हाँ वही तो,
मिल के काम करने से काम आधा हो जाता है। कीर्ति दीदी का स्वभाव इस बार इतना बदला बदला क्यों लग रहा है? कहीं कोई बात तो नहीं है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। कीर्ति अपने मायके आकर अपनी भाभी के साथ घर का हर काम करवाने लगती है। साथ ही दिवाली की बची हुई सफाई में भी दोनों ननद भाभी मिलकर काम करते हैं। जिसके बाद कुसुम उनको पैसे देकर दिवाली की शॉपिंग के लिए भेजती है। दोनों ननद भाभी मार्केट जाकर अपने घर को सजाने के लिए डेकोरेशन के सामान लेती है। जिसके बाद दोनों साथ मिलकर पूरे घर को फूलों और रंग बिरंगी लड़ियों से सजाती है और पूरे घर को जगमगाता देखकर कीर्ति बोलती है, वाह भाभी, हमारा घर कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी। अच्छा दीदी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ भाभी, पूछो पूछो। दीदी, आप पहले भी यहाँ आती थी, लेकिन पहले के और अब के स्वभाव में बहुत फर्क है। क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? कुछ चाहिए आपको? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो मुझे इस बार समझ आ गया है कि अगर हमें इज्जत चाहिए तो हमें पहले इज्जत देनी भी पड़ती है। मतलब दीदी? मतलब भाभी, जैसा बिहेव मैं आपके साथ करती थी वैसा ही जब मेरे साथ हुआ तब मुझे अकल आई कि जैसा मैं करूँगी वैसा ही तो भरूंगी। दीदी, आपको कोई दिक्कत परेशानी है आपके ससुराल में तो मुझे बताइए, मैं आपके भैया से बात करूंगी। नहीं भाभी, मुझे खुशी है। मेरी भाभी इतनी अच्छी है। मैंने पहले आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, फिर भी आप मेरा इतना ख्याल रख रही हो। दीदी, ये गिले शिकवे तो चलते रहते हैं, लेकिन आप मेरी ननद नहीं, मेरी बहन है और मैं आपको कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। प्रिया की ये बातें सुनने के बाद कीर्ति उसको गले लगा लेती है और दोनों ननद भाभी को गले लगता देखकर अभिनव बोलता है, अरे वाह, मुझे तो लगा था अब तक दोनों ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया होगा, लेकिन यहाँ तो सीता गीता फिल्म चल रही है। भैया क्या है, आपको तो बस यही लगता रहता है कि हमेशा लड़ती रहती हूँ मैं। अरे नहीं मेरी बहन, लेकिन इस बार तेरा बदला हुआ रूप देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों ननद भाभी ऐसे ही खुशी खुशी रहो, यही चाहता हूँ मैं तो। भैया, मुझे समझ आ गया है कि अगर हमें कुछ बदलना है तो पहले शुरुआत खुद से करनी चाहिए। इसलिए मैं कभी भी भाभी से लड़ा नहीं करूंगी और हमेशा उनकी अच्छी सहेली बनकर रहूंगी। चलो, दिवाली के दिन हमारे घर की दोनों लक्ष्मी खुश हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे बस भी करो अब आप दोनों, आज दिवाली है। चलो जल्दी से तैयार होकर पूजा करें और फिर पटाखे फोड़े। प्रिया कीर्ति को अपने हाथों से तैयार करती है। जिसके बाद दोनों ननद भाभी एक साथ पूरे परिवार के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन करते हैं और दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इसी के साथ ही वो पटाखे फोड़ते हैं और दिवाली की आतिशबाजी का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।